नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल द ज्ञान फैक्ट्री में। दोस्तों, आखिरकार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अब चेंज हो रहा है। हाल ही में कैबिनेट में आपको सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिनिस्ट्री ने स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को कई सारे चेंजेस लाने के उद्देश्य में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसका मूल लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति यानी इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, और जिसका शुरुआत हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में ये तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है। इससे पहले 1968 और 1986 को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किया गया था और 1992 को इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया था। लेकिन इस बार की जो पॉलिसी है, इसको आम आदमी से लेकर बड़े एजुकेशनल एक्सपर्ट से बहुत सारा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार ने ऐसे ही नहीं ऐलान कर दिया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रिसर्च जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसरो के फॉर्मर चीफ के कस्तूरी राजन की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा टीम बना था, जिन्होंने हर शहर हर गांव में जाकर इवन पंचायत स्तर में लोगों के साथ बात हुआ है। बहुत सारे एजुकेशन एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करने के बाद ही इस एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया। दोस्तों, एजुकेशन क्या है? हम बच्चों को एजुकेशन क्यों देते हैं? ताकि वो स्कूल कॉलेज जाके नई नई चीजों के बारे में सीखे, देश विदेश की खबर रखे और नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नॉलेज हो, अच्छे बुरे चीजों की समझ हो। इसीलिए तो स्कूल या कॉलेज भेजते हैं, ताकि वो देश का इतिहास और वर्तमान को जानकर देश के भविष्य के लिए कुछ काम कर सके, ना कि स्कूल या कॉलेज से सर्टिफिकेट लेकर जॉब के लिए इधर उधर भटके, जो अब के सिस्टम में चल रहा है। ये नया एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे क्या चीज है, ऐसे क्या बदलाव आए हैं जिसके कारण लोगों के भीतर एक खुशी सी लहर दौड़ गई है। बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, हर कोई चीज 100% सही नहीं होता, इसमें भी कुछ खामियां है, इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, और जिसके कारण अब सरकार को बहुत सारे क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं इस नए एजुकेशन पॉलिसी में से क्या क्या बदलाव लाया। तो फिर चलिए दोस्तों, ये नया एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव लाया गया है और ये लोगों के लिए कितने फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले शुरू करते हैं स्कूल एजुकेशन से। तो इसमें जो की पॉइंट्स रखा गया है कि 2030 तक स्कूल की शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ स्कूल से लेके प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना, ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम में लाना। इसका यह मतलब होता है कि देश में स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर सोचने वाली बात है कि स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या क्यों बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा है। इसलिए तो बच्चों को स्कूल या एजुकेशन या फिर पढ़ाई से डर लगा रहता है। अगर ये पॉलिसी, ये नया पॉलिसी में बच्चे का इस मेंटालिटी को बदल दिया जाएगा, तो शायद बच्चों को स्कूल से डरने की बजाय स्कूल के साथ लगाव हो, तभी जाके बच्चे पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। वर्तमान के जो 10+2 का सिस्टम को 5+3+3+4 के करिकुलर स्ट्रक्चर द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। इसका मतलब जब भी एक स्टूडेंट स्कूल में एंट्री लेता था तो उसको स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद 11 और 12 की पढ़ाई करनी पड़ती थी। पहले बच्चे 6 साल में स्टैंडर्ड 1 को जाता था और 16 साल में वो अपना 10th कंप्लीट करता था, उसके बाद 11 और 12। जबकि अभी ये न्यू पॉलिसी में हर बच्चा 6 साल में ही स्टैंडर्ड 1 को जाएगा, लेकिन इससे पहले 3 साल की फॉर्मल एजुकेशन यानी प्री स्कूलिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस करिकुलम में 3 से 6 साल के ऑन कवर्ड एज ग्रुप को लाया जाएगा, जिसे विश्व स्तर पर एक बच्चे की मानसिक क्षमता को विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगर स्कूल एजुकेशन की ग्राफ को देखें तो पहले बच्चों की एंट्री 6 साल से होती थी और स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 यानी 6 साल से 16 साल तक की पढ़ाई, उसके बाद 11 एंड 12 पढ़ते थे बच्चे। पर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल एजुकेशन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहले की 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें अब बच्चों की एंट्री होगी 3 साल में। 3 से 5 साल यानी 3 साल तक प्री स्कूलिंग यानी बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद बाकी 2 साल में बच्चे स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों को कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ हर स्टूडेंट अपनी मदर टंग और लोकल लैंग्वेज में पढ़ने की सुविधा होगा।
किसी और लैंग्वेज में पढ़ने की कोई जबरदस्ती नहीं। किसी भी भाषा, चाहे तमिल, कन्नड़, मलयालम में बच्चे पढ़ सकते हैं और अगर कोई बच्चा चाहे तो अंग्रेजी को भी चूज कर सकता है। किसी भी भाषा चुनने की कोई दबाव नहीं रहेगी। स्टेज 2 यानी प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक पढ़ेंगे बच्चे। इसी स्टेज में बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा। मिडिल स्टेज में 3 साल के भीतर बच्चे स्टैंडर्ड 6, 7 और स्टैंडर्ड 8 की पढ़ाई करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन को भी पढ़ना होगा। इसका मतलब अपने एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कारपेंट्री, कुकिंग, प्लम्बिंग जैसे टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग लेंगे। और आखिरी में सेकेंडरी स्टेज में 4 साल की पढ़ाई के भीतर बच्चे स्टैंडर्ड 9, 10, 11 और 12 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 एंड क्लास 12 के एग्जामिनेशन को आसान बनाने के लिए रट्टा मारने की बजाय बच्चों के कोर कॉम्पिटेंसी और मुख्य दक्षता को मूल्यांकन करने के लिए सभी छात्रों को 2 बार यानी सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ेगा। स्कूल प्रशासन को बदलने के लिए एक नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क और पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का सेटअप किया जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को जोर दिया जाएगा। स्कूल में एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल स्ट्रीम के बीच कोई सेपरेशन नहीं रहेगी। इंटर्नशिप के साथ क्लास 6 से हर बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ना और हर स्टूडेंट के ऊपर किसी दूसरी भाषा को पढ़ने के लिए कोई दबाव नहीं रहेगा। इसके साथ साथ 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ मूल्यांकन का सुधार, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए हर स्टूडेंट के ऊपर नजर रखा जाए। स्टूडेंट के साथ साथ टीचर एजुकेशन में बहुत कुछ बदलाव लाया गया है। टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा एक न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाई जाएगी। 2030 तक टीचिंग के लिए जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है दैट विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीडी क्वालिफिकेशन। चलिए अब जानते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक 50% बढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ 3.5 करोड़ का सीट भी ऐड किया जाएगा। वर्तमान के जो हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनुअल रेशियो है वो है 26.3% और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक फ्लेक्सिबल करिकुलम के साथ ओवरऑल ग्रेजुएट एजुकेशन के भीतर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन भी रहेगा और अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट्स के साथ टोटल ग्रेजुएशन सिस्टम को 3 या 4 साल का रखा जाएगा। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 साल के ग्रेजुएशन का पढ़ाई करके अगर छोड़ रहा है तो उसको उसी हिसाब से सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हायर एजुकेशन 4 साल की डिग्री की पढ़ाई में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगी और आखिर में अगर कोई स्टूडेंट 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उसे रिसर्च डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगी। उसी तरह मास्टर डिग्री में भी 3 साल की डिग्री पढ़े हुए बच्चों को 2 साल और 4 साल की रिसर्च डिग्री पढ़ने वाला स्टूडेंट को सिर्फ 1 साल की मास्टर डिग्री की कोर्स करनी पड़ेगी। एमफिल को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा और पीएचडी के लिए 4 साल की पढ़ाई होगी। कॉलेज लेवल पे जो सबसे बड़ी चेंजेस हुई है वो है देयर इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकता है। मतलब कोई भी साइंस का अगर स्टूडेंट हो वो फिजिक्स और मैथ के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। यहाँ पे बच्चों को अपनी चॉइसेस के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करने की अनुमति दी जाएगी। 4 साल का ग्रेजुएशन पीरियड में अगर कोई स्टूडेंट 2 साल का पढ़ाई करने के बाद उसका पढ़ाई छोड़ जा रहा है या फिर किसी कारण वो पढ़ाई छोड़ दे रहा है और फिर वापस कुछ साल के बाद वो पढ़ाई जारी करना चाहता है तो उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जो 2 साल का वो पहले पढ़ चुका है उसको छोड़ के बाकी 2 साल का ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा रहती है और ये ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी स्थापना किया जाएगा। आईआईटीज, आईएम के साथ देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मॉडल ग्रुप में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने और हायर एजुकेशन की रिसर्च कैपेसिटी के निर्माण के लिए एक अपेक्स बॉडी द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी बनाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के एंटायर हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में स्थापित किया जाएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए सेम सेट ऑफ नॉर्म के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा।
इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन का 4 वर्टिकल्स रहेंगे, जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन काउंसिल यानी NHERC, जिसका काम रहेगा रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी HEGC फॉर फंडिंग, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल NSC फॉर एक्रीडेशन। कॉलेज के एफिलिएशन को 15 वर्ष में चरणबद्ध किया जाएगा और कॉलेज के ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रदान करने के लिए स्टेट वाइज मैकेनिज्म की भी स्थापित किया जाएगा। समय के साथ हर कॉलेज को ऑटोनोमस डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में विकसित भी किया जा सकता है। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अलावा नया एजुकेशन पॉलिसी में कुछ और भी चेंजेस किया गया है, जैसे द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को बनाया जाएगा एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, जिसमें लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिशन को बढ़ाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर आइडिया को एक्सचेंज किया जाएगा। इसके साथ साथ टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी इन्वाइट किया जाएगा भारत में अपना कैंपस सेटअप करने की। इससे ये फायदा होगा कि इंडिया के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये सारे टॉप यूनिवर्सिटी के सामने अपना स्टैंडर्ड, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। अगर नेगेटिव पॉइंट के ऊपर बात करें तो लोगों का जो कहना और कुछ हद तक भी ये सही है कि अगर स्कूल में अंग्रेजी ना पढ़ाया जाए तो बच्चों के फ्यूचर के ऊपर ये थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी जानने के कारण बहुत सारे लोग आज इंडिया से जाकर बाहर अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री में बड़े बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उनमें से सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO, एडोब के सीतारमण नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नारायण। खाली ये लोग नहीं, ऐसे हजारों लाखों इंडियन से जो आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और ये जो पोजीशन इनको मिला है सिर्फ अंग्रेजी जानने की बदौलत इनको मिला है। सरकार का कहना है अभी ये पॉलिसी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा डिबेट, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करना बाकी है, जो करना भी चाहिए। जब ये पॉलिसी को आम आदमी से लेके हर एजुकेशनल एक्सपर्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन सब अपने दिल से इसको अपनाएंगे, तभी जाके इस देश का सही तरह से विकास होगा। एक नई शिक्षा प्रणाली यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का लक्ष्य एक कॉम्प्रिहेंसिव, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच की सुविधा है, जो फील्ड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल रिसर्च, स्टेक होल्डर्स फीडबैक, साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखे हुए लेसन को ध्यान में रखता है। यह शिक्षा के प्रति अधिक साइंटिफिक अप्रोच की दिशा में एक प्रगतिशील बदलाव है। निर्धारित स्ट्रक्चर बच्चों की क्षमता को पूरा करने, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल और फिजिकल अवेयरनेस में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो की पॉइंट्स था उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। अभी आपको डिसाइड करना है, अगर इसमें कोई चेंजेस और चाहिए तो आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।